हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या को डीपली डिटेल से समझने वाले हैं। हर एक टॉपिक को, हर एक एग्जाम्पल को, हर एक क्वेश्चन को डीपली समझने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो चैप्टर का जो नेम है वो हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्या को ही समझेंगे। तो इसमें चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को समझने से पहले सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, वास्तविक और सहभाज्य संख्या, इन सब संख्याओं को हमें सबसे पहले अच्छे से समझना होगा, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये सारे जो टॉपिक है वो यूज होने वाला है। इसलिए सबसे पहले इन सारे चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे। और क्लास 9th में आपने ये सारी चीज़ों को पढ़ चुके हो, तो इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारा जो प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या किसे कहते हैं उसको समझते हैं, जिसमें प्रकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, जिसको n से डिनोट किया जाता है। तो किसी भी चीज़ को अगर हम काउंट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो प्रकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो प्रकृत संख्या में हमारा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी सारे नंबर आते हैं ये हमारा प्रकृत संख्या में आता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से आगे के जितने भी सारे प्लस के इनफाइनाइट तक जितने भी सारे नंबर है ये हमारा क्या है, प्रकृत संख्या में आता है। नेक्स्ट हमारा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है, पूर्ण संख्या को W से डिनोट करते हैं। तो पूर्ण संख्या में नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड किया जाता है। नेचुरल नंबर के साथ, नेचुरल नंबर में अगर जीरो को हम ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो 0 1 2 3 इस तरीके से प्लस के इनफाइनाइट तक जितने भी सारे नंबर हैं, ये नंबरों का जो ग्रुप है ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब है नेक्स्ट पूर्णांक, जिसको Z से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर पूर्णांक किसे कहा जाता है, पूर्णांक में यहाँ पर पूर्ण संख्या जितने भी सारे हैं और उसमें माइनस के जितने भी सारे संख्याएं हैं, इन सारे संख्याओं का जो समूह होता है उसे बोला जाता है पूर्णांक। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या सबसे पहले लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 इस तरीके से, ये हमारा प्लस के इनफाइनाइट तक। और इधर साइड हमारा क्या होता है, माइनस वाले संख्याएं होती हैं, -1 -2 -3। तो ये हमारा सारा क्या है, माइनस के इनफाइनाइट तक आएगा। तो यहाँ पर माइनस के सभी संख्याएं, प्लस के सभी संख्याएं और 0, ये जो ग्रुप बन रहा है इसे बोला जाता है पूर्णांक। अब नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे बोला जाता है, जिसको Q से डिनोट किया जाता है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P और Q क्या होता है, हमारा पूर्णांक होता है। P और Q हमारा क्या होता है, पूर्णांक। और यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर दो शर्त हैं, P/Q के रूप में होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3/2, तो ये हमारा क्या है, 3 और 2 ये हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 0/6। तो 0 और जो 6 है, 6 है, ये दोनों क्या है, हमारा पूर्णांक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3/0। क्या ये परिमेय संख्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या का जो शर्त है इसमें क्या है, ये Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर √3/4, क्या ये परिमेय संख्या है।
तो √3 यहाँ पर ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। √3 यहाँ पर पूर्णांक नहीं है, सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्या को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर अपरिमेय संख्या को समझते हैं। अपरिमेय संख्या को q की पावर c से डिनोट किया जाता है। q की पावर c से डिनोट किया जाता है। और अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है, जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, जितने भी सारे रूट की वैल्यू होती है जिसकी लगभग मान आता है, जैसे कि यहाँ पर √3 हो गया है, √6 हो गया है, और यहाँ पर पाई भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर जैसे कि 3.409 और यहाँ पर और भी संख्याएं है, इसमें और भी संख्या है, जैसे कि ये जो संख्या है इसमें इसका पूरा डिवाइड नहीं गया है, मतलब और भी संख्या इसमें आना है। तो इस तरीके का जो संख्या है इसे भी अपरिमेय संख्या बोला जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर की पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर पाई का जो मान है वो कितना होता है, 22/7 होता है। तो यहाँ पर जो 22/7 है ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, जबकि दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पर पाई को अपरिमेय संख्या है और जो 22/7 है ये परिमेय संख्या है। इस तरीके से इसको मतलब बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, दोनों का मान, यहाँ पर पाई का मान 22/7 है, जबकि ये परिमेय और यह अपरिमेय। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पाई का मान होता है वो लगभग मान होता है, लगभग मान होता है 22/7, इसीलिए ये क्या है, हमारा पाई अपरिमेय संख्या है। और जो 22/7 है, चूँकि ये दोनों संख्याएं क्या है, पूर्णांक हैं, तो ये परिमेय संख्या होगा। और जो पाई का जो मान होता है वो पॉइंट में आता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसे बोला जाता है भाज्य संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जैसे कि एक के पहाड़े में ही आता है, 2 किसके पहाड़े में आता है, 1 और 2, मतलब इसमें 2 ही फैक्टर है इसके। और यहाँ पर 3 के भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 3 के पहाड़े से ही जाता है। तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4, 5, फिर 6, 8, 9, इस तरीके से ये हमारा क्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होगा, मतलब फैक्टर होगा, उसे बोला जाता है भाज्य संख्या। इसको एक बार यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 है, तो 3 का जो अगर हम गुणनखंड करेंगे, मतलब 3 किसके पहाड़े में आता है, तो यहाँ पर 1 के पहाड़े में आता है 3 और 3 के पहाड़े में आता है, मतलब यहाँ पर गुणनखंड फैक्टर कितने हैं, 2 ही हैं। अब यहाँ पर लिया जा रहा है 4, तो 4 को अगर हम लेंगे तो 4 किसके पहाड़े में आता है, सबसे पहले तो 1 के पहाड़े में आता है, फिर किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, फिर 4 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 फैक्टर है। दैट मीन्स ये जो 4 है, ये 4 है, ये हमारा क्या है, भाज्य संख्या। इस तरीके से 6, 8, 9 आगे भी बहुत सारी संख्याएं हैं, तो ये सारा संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। अब है नेक्स्ट हमारा अभाज्य संख्या, जो कि भाज्य संख्या का बिल्कुल अपोजिट है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब यहाँ पर जो प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, जिसका फैक्टर मतलब 2 ही होना चाहिए, जो संख्या 1 और स्वयं के पहाड़े में ही आता है, मतलब 2 ही फैक्टर, 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, उसे बोला जाता है अभाज्य संख्या। जैसे कि 3 यहाँ पर जो एग्जाम्पल अभी हमने लिया था, यहाँ पर ये 3 किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। और यहाँ पर जो 2 है, 2 किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या क्या है, अभाज्य संख्या यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से ये सारे संख्याएं हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। और यहाँ पर और एक की पॉइंट है, जो 1 है, एक ना तो भाज्य संख्या है
और ना ही अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, और अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, जिसका 2 फैक्टर होना चाहिए कम से कम। तो 1 किसके पहाड़े में आता है, 1 के ही पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पर 1 क्या है, ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है, जिसको रियल नंबर बोला जाता है, जो कि हमारा चैप्टर का नेम है। चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सारे परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ें, अगर हम इसको ऐड कर लें, जितने भी सारे संख्याएं हमारे पास बनती है वो हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को q से डिनोट करते हैं और अपरिमेय संख्या को q की पावर c से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों संख्या को अगर हम ऐड कर लें, इसमें जितने भी सारे संख्याएं होते हैं ये सारे संख्याएं वास्तविक संख्या में आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर परिमेय संख्या सबसे पहले ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4/5 9, तो 9 को हम 9/1 भी लिख सकते हैं, ओनली 9 भी लिख सकते हैं, 9/1 भी लिख सकते हैं। माइनस का 6/3, ये सारे क्या है, परिमेय संख्या हो गया। और अपरिमेय संख्या रूट में जितने सारे वैल्यूज़ हैं, जैसे कि √3 हो गया, √7 हो गया, और यहाँ पर 3.409 जो कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया है। इस तरीके से जितने भी सारी ये जो संख्याएं हैं ये हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। एंड यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट रह गया है ये हमारा क्या है, सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर सहभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 संख्याओं का HCF 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे कि इसको लिखते हैं इस तरीके से, HCF ऑफ P, Q इक्वल टू 1 होना चाहिए। जहाँ P और Q क्या है हमारा, P और Q हमारा क्या है, पूर्णांक। P और Q हमारा क्या है, पूर्णांक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में यहाँ पर जैसे कि ऐसे हमें 2 संख्याएं लेना है, उन दोनों का गुणनखंड में केवल एक ही कॉमन आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 8,5, इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, एक कॉमन आना चाहिए। इसको करके देखते हैं। यहाँ पर 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब दूसरा है हमारा 5, 5 1 जो 5 के टेबल में ही आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें 2 है और इसमें 5 है, ना कि इसमें 2 है और ना कि इसमें 5 है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोनों के पास क्या कॉमन है, दोनों के पास यहाँ पर एक कॉमन है, 1 कॉमन है। सो दैट यहाँ पर 8 और 5 क्या हो जाएगा, हमारा को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हम 13 और 17 का भी देख सकते हैं। 13 और 17 को भी आप सबसे पहले गुणनखंड करेंगे और इसमें से देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक बार सबसे पहले समझ लेते हैं। तो परिमेय 1.1 हमारा क्या है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, इसको समझेंगे। दूसरा है यहाँ पर 2 से अधिक संख्याओं का HCF और LCM निकालना। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF और LCM किस तरीके से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे, उसको समझेंगे। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर
प्रमेय 1.2 इसको समझेंगे और यहाँ पर संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना, ये 4 पॉइंट है। संख्याओं को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इतने सारे ये जो 4 टॉपिक है इसको हम समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रमेय 1.1 को समझते हैं और उससे रिलेटेड जो हमारे पास एक उदाहरण है उनको समझेंगे। तो प्रमेय 1.1 में क्या कहता है? प्रमेय 1.1 अंकगणित के आधारभूत प्रमेय बोला जाता है। तो प्रमेय 1.1 में क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो सबसे पहले इस लाइन को हम समझेंगे कि इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर भाज्य संख्या को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा लाइन यहाँ पर क्या है? गुणनखंडन अभाज्य गुणांकों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। तो इस लाइन को हम समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल की मदद से उसके बाद समझेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहले भाज्य संख्या को हम गुणनखंड करेंगे। तो भाज्य संख्या यहाँ पर हमारे पास 12 ले लेते हैं और यहाँ पर 18 ले लेते हैं। 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसको अगर हम गुणनखंड करें तो सबसे पहले 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, इस तरीके से। फिर यहाँ पर अगर हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तीन चक्कू 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसका जब हम गुणनखंड लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? 2 2 और 3 आ रहा है। 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हमारा क्या है? इसका गुणनखंड है। तो ये जो संख्या है, जरूरी नहीं है कि हम 2 गुणा 2 गुणा 3 ऐसा ही लिखना है। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा लाइन है, यहाँ पर गुणनखंडन अभाज्य गुणांकों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। यहाँ पर क्रम के बिना अद्वितीय है, मतलब यहाँ पर ये जो संख्याएं हमारे पास है, ये जो हमारे पास जो संख्याएं हैं 2 2 और 3, मतलब 2 2 बार आ रहा है और 3 यहाँ पर 1 बार आ रहा है। तो यहाँ पर 2 कितने बार आ रहा है? 2 बार और 3 1 बार आ रहा है। नीचे भी अगर हम देखें तो 3 1 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्रम के बिना अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब यूनिक। जो गुणनखंड है उसमें संख्याएं तो यही रहेगा, लेकिन इसके क्रम को हम अदल बदल के लिख सकते हैं। अद्वितीय आएगा, अद्वितीय मतलब यूनिक, मतलब 2 2 और 3 ही आने वाला है, इसके अलावा और दूसरा कोई संख्या नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर क्रम के बिना अद्वितीय है। जो क्रम है यहाँ पर 2 2 और 3 आ रहा है, इसको हम 3 गुणा 2 गुणा 2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये क्रम को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो संख्याएं हैं ये संख्या हमारा अद्वितीय है, मतलब यूनिक है, ये इसका मतलब है। तो इस तरीके से हम 18 को भी कर सकते हैं। 18 को भी आप करके देख सकते हो। अब जो नेक्स्ट है हमारा, उसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उदाहरण नंबर 1, इसको समझते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 में बोला जा रहा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n प्रकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 की पावर n
का इकाई का अंक 0 हो, 0 पर समाप्त हो, तो यहाँ पर जो 4 की पावर n, n यहाँ पर क्या है, प्रकृत संख्या है। तो इसको एक बार लिखते हैं। प्रकृत संख्या यहाँ पर पहले अभी हमने प्रकृत संख्या को समझा था। प्रकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, काउंटेबल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3, इस तरीके से ये हमारा क्या है, प्रकृत संख्या है। अब इसमें बोला जा रहा है कि 4 की पावर n पर विचार कीजिए, n प्रकृत संख्या है, जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 की पावर n का इकाई का अंक 0 हो, मतलब वो 0 पर समाप्त हो। अब 4 की पावर n, इसको समझते हैं। 4 की पावर n दैट मीन्स यहाँ पर 4 की पावर 1 हो जाएगा, 4 की पावर 2 हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है। 4 की पावर n मतलब 4, 4 की पावर 2 का मतलब 4 4 जा 16, 4 की पावर 3 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 64। इस तरीके से आगे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4 6 4 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं क्या क्या होती है उसको एक बार देखते हैं। ये हमने 4 की पावर n को हमने एक बार देख लिया है। अब इसमें 0 पर समाप्त होने के लिए कौन सी संख्या 0 पर समाप्त होती हैं, जैसे हमारा 10 हो गया जिसका इकाई का अंक 0 है, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। इस तरीके से आगे यहाँ पर 100 और भी संख्या हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 10 को किस तरीके से लिखेंगे हम, 10 गुणा 1, 20 को लिखेंगे 10 गुणा 2, 30 को लिखेंगे 10 गुणा 3, 40 को 10 गुणा 4। इसको भी अगर हम और गुणनखंड करेंगे तो 10 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 5। 20 को कैसे लिख सकते हैं हम, सबसे पहले 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 2। 30 को कैसे लिखेंगे हम, 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 3। 40 को लिखेंगे 2 गुणा 5 और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 गुणा 2। इस तरीके से अब यहाँ पर जो 100 है, 100 को कैसे लिखेंगे, 10 गुणा 10। अब इसमें 10 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 5 और यहाँ पर दूसरा जो 10 है उसको 2 गुणा 5। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि इन सभी संख्याओं को हमने गुणनखंड कर लिया है, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन यहाँ पर 2 और 5 आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, कॉमन यहाँ पर 2 और 5, सभी गुणनखंड में देखेंगे 2 और 5 यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। उसके अलावा भी यहाँ पर संख्याएं हैं लेकिन जो 2 और 5 ये हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जिस संख्या के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है, या तो 4 यहाँ पर उसका जो इकाई का अंक है वो 0 हो सकता है, होता है। अब यहाँ पर ये जो हमारा जो हमने भी समझा है ये हमारा रफ पार्ट है। अब इसको किस तरीके से लिखना है इसको देखते हैं, किस तरीके से लिखना है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, इसको लैंग्वेज में लिखना है। ये हम जो अभी यहाँ पर हमने किया है ये समझने के लिए किया है कि 0 पर इकाई का अंक 0 कब होगा उसको हमने समझा है। अब इसमें लिखना है लैंग्वेज में, यहाँ से हमें, ये हमारा रफ पार्ट है तो इसमें लिखेंगे यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में
2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, अनिवार्य रूप से उपस्थित है, तो वह संख्या जीरो पर समाप्त होती है या उसका इकाई का अंक जीरो होता है। या तो यहाँ पर इकाई का अंक जीरो होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको लिखना है। अब यहाँ पर 4 की पावर n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 को हम 2 × 2 की होल पावर n। अब यहाँ पर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर n। दैट मीन्स यहाँ पर इसको गुणनखंड हमने कर लिया है। चूँकि इसके गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, 2 है ओनली, 5 नहीं है। दैट मीन्स जो 4 की पावर n है ये हमारा जीरो पर समाप्त नहीं होगा, या तो इसका इकाई का अंक जीरो नहीं होगा। इसको भी हम लिखेंगे कि 4 की पावर n, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, इसके नीचे से हमें यहाँ से स्टार्ट करते लिखना। तो यहाँ पर 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। अतः 4 की पावर n का इकाई का अंक जीरो नहीं होगा, या तो जीरो पर समाप्त नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा रफ पार्ट है, इसको हमें फेयर में नहीं लिखना है। जो यहाँ से जो हिंदी में जो थ्योरी जो लैंग्वेज में लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, उसके बाद नीचे से यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ये लाइन हमें लिखना है, लेकिन इस लाइन को लिखने से पहले सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं इसको हमें सबसे पहले समझना होगा। अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 में बोला जा रहा है संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से करेंगे, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3।
दूसरा है यहाँ पर 20, गुणनखंड करेंगे 2 ढाई 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो ये हमने क्या लिख लिया है, इसका अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया है। अब इसको लिखेंगे इस तरीके से, 6 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 1, 20 है यहाँ पर, तो 20 को लिखेंगे 2 गुणा 5। यहाँ पर 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 की घात 2 लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर गुणा 1 भी लिखना है। यहाँ पर 2 एक बार है तो उसकी पावर 1, 3 एक बार है तो 1। अब हमने गुणनखंड कर लिया है। अब एक की पॉइंट है, इसको समझते हैं कि HCF और LCM क्या होता है। तो इसको हम नोट करके लिखेंगे। यहाँ पर HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। LCM क्या होता है, जैसे कि हमने ये गुणनखंड किया है, तो गुणनखंड में जितने सारे संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को लिया जाता है और सबसे अधिकतम घात लिया जाता है। ये होता है हमारा LCM। तो LCM को हमें लिखेंगे इस तरीके से, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। ये हमारा है की पॉइंट। अब यहाँ पर HCF किसे कहा जाता है, HCF किसे कहा जाता है, तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। इसको अगर हम याद रखने के लिए एक की पॉइंट में बता रही हूँ यहाँ पर, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब ज़्यादा, तो इसमें सबसे कम घात लेंगे। ये हमारा की पॉइंट है, मतलब ऐसे हम याद रख सकते हैं। अब LCM मतलब लोअर कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो लो मतलब सबसे कम, तो इसमें सबसे बड़ी घात लेंगे, मतलब उसका अपोजिट ले लेंगे। अब इसको लेने का जो तरीका है उसको देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर HCF और LCM को अच्छे से मतलब क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या है। LCM सबसे पहले लिखते हैं। LCM कैसे होगा, LCM में बोला जा रहा है यहाँ पर प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, प्रत्येक संख्या को लेना है। जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो 2, 3 और 5 आ रहा है, और कोई संख्या यहाँ पर नहीं आ रहा है, गुणा 1। 2, 3 और 5 ही आ रहा है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आ रहा है 2, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड में। अब इसमें सबसे बड़ी घात, LCM है तो सबसे बड़ी घात लेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी घात मतलब 2 का सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर 2 का सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 बार आ रहा है, यहाँ पर 2 बार आ रहा है, दोनों में हम देखेंगे। 3 का सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 1 बार है। 5 का सबसे अधिकतम घात क्या है, 1 है। अब इसको हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 3 है, गुणा 5 है, और 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को हम गुणा कर देंगे, तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो इसका जो हमारा LCM है, LCM क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। अब HCF निकालते हैं। HCF में क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो चीज़ें दोनों के पास हो, जो चीज़ें दोनों के पास हो उसे बोला जाता है उभयनिष्ठ मतलब कॉमन।
गुणनखंड की सबसे छोटी घात, तो दोनों के पास जो चीज़ें कॉमन हैं वो उसी संख्या को, उसी चीज़ को हम लेना है। इस 6 के पास 2 है, 20 के पास भी 2 है, 2 ले लिया। यहाँ पर 3 है 6 के पास, यहाँ पर नीचे 3 नहीं है, और 20 के गुणनखंड में 5 है, जबकि 6 के गुणनखंड में 5 नहीं है। तो यहाँ पर जो 1 है, 1 को चाहे लिखो या ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर दोनों के पास कॉमन 2 है, और इसमें बोला जा रहा है कि सबसे छोटी घात, तो 2 का सबसे छोटी घात क्या है दोनों के पास? 20 का जब हमने गुणनखंड किया तो इसका 2 की घात 2 है, इसमें 1 है, तो 1 को लेंगे, सबसे छोटी घात को लेंगे हम। तो 2 1 कम 2, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर LCM और HCF निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम अच्छे से। LCM इक्वल टू 60 और HCF इक्वल टू 2। ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें लिखना है, सो दैट यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारे पास, जो LCM और HCF को निकालने का जो यहाँ पर 2 पॉइंट है, इसको हमें अच्छे से याद करना है। इस तरीके से हमें निकालना है। अगर हम इस तरीके से निकालेंगे थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है जो आपके बुक में है, इस तरीके से हमें निकालना है। अब है उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर LCM ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए, फिर LCM ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले यहाँ पर करना है, और यहाँ पर 404, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर इसको भी 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3। अब 404 का हम करेंगे, तो इसको करेंगे सबसे पहले 2 से, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 0, 2 एक कम 2। अब यहाँ पर 101 के पहाड़े में ही आता है। दोनों का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। अब इन दोनों को हम लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है 2, 2 की घात 5। 3 कितनी बार है? 1 बार है। और यहाँ पर 404 कितने में, यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2 बार है। और यहाँ पर 101, इसका हमने गुणनखंड के रूप में हमने इस तरीके से लिखा है। इस तरीके से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। अब बोला गया है HCF ज्ञात कीजिए, तो HCF में, यहाँ पर HCF में उदाहरण नंबर 2 में हमने इसका जो की पॉइंट है, 2 पॉइंट को हमने समझा था, उसी तरीके से निकालना है। HCF में जो चीज़ दोनों के पास हो, मतलब कॉमन हो, जो चीज़ दोनों के पास हो उसी को लेना है। तो यहाँ पर दोनों के पास 2 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ नीचे वाले में 3 नहीं है। यहाँ पर 101 है, लेकिन ऊपर वाले में 101 नहीं है। तो 2 लेना है। और 2 का सबसे कम घात, 2 का सबसे कम घात क्या है? 2 है, ऊपर 5 है, 2 की घात 5, उसको नहीं लेना है। तो 2 की घात 2, 2 दूनी 4। HCF क्या आ गया हमारे पास? HCF यहाँ पर 4 आ गया है। अब यहाँ पर LCM निकालने का, यहाँ पर LCM निकालने का 2 तरीका सीखेंगे, एक फॉर्मूले की मदद से, एक जैसे हमने उदाहरण नंबर 2 में किया था उस तरीके से।
तो एलसीएम में सभी संख्याओं को लिया जाता है। यहाँ पर 2 है, 3 है, 101 है। 2 की घात सबसे ज़्यादा लेंगे तो 5, 3 की जब सबसे ज़्यादा घात मतलब 1, और 101 की घात 1 ही आ जाएगा। गुणा करेंगे इसको, 2 की घात 5 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आता है। अब 3 1 कम 3 और यहाँ पर 101। गुणा करेंगे इसको, 2 तिया 6, 3 तिया 9। इसको 101 से गुणा करना है। गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 96 और 96, इस तरीके से। ये हमारा क्या है, एलसीएम। ये एक तरीका है, और जो दूसरा तरीका है वो हमारा फॉर्मूले से होगा, जो कि उदाहरण में भी उसी तरीके से समझाया है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। जो फार्मूला है इस फार्मूले को भी हमें अच्छे से याद करना होगा। इस फार्मूले की मदद से आगे के कुछ क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनखंड, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। इसको हमें याद रखना है, इसको हमें याद रखना है। ये फार्मूला है, इसको हमें अच्छे से याद करना है, याद रखना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनखंड, 2 संख्याएं हमारे पास क्या है, 96 और 404। 96 गुणा 404, 2 संख्या का गुणनफल हमने यहाँ पर लिख लिया है। HCF इंटू LCM, तो HCF इंटू LCM। अब यहाँ पर ये जो फार्मूला है ये कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास या तो LCM गिवन हो, दिया हो, या तो HCF गिवन हो। LCM और HCF दोनों में से अगर कोई एक चीज़ दिया हुआ हो और 2 संख्याएं दिया हुआ हो तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें नीचे हमने यहाँ पर क्या निकाला है, HCF हमने ये निकाला है। तो HCF हमारे पास कितना है, 4, और LCM कितना है, LCM हमें निकालना है। और यहाँ पर 96 गुणा 404, और ये जो 4 है गुणे में है, बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। 96 गुणा 404 बट्टा 4 बराबर LCM। सॉल्व करेंगे तो 4 से इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर 101 आ जाएगा। 96 गुणा 101 इक्वल टू LCM। गुणा करेंगे, इसको गुणा करने के बाद यहाँ पर 9696 आ रहा है। तो यहाँ पर जो पहला मेथड है ये, इसमें भी सेम आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है। तो बुक में इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है एलसीएम निकालने का। ये दूसरा मेथड है। तो इन दोनों मेथड से आप किसी एक मेथड से निकाल सकते हो, जिस मेथड से आपको अच्छा लगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो इन दोनों में से किसी एक मेथड से हमें एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है एग्जाम्पल में कि संख्याओं 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये है। अब इसमें 6, 72 और 120 का सबसे पहले हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है,
2 से करेंगे 2 तिया 6, 3 से करेंगे 3 एकम 3। 72 का हमें एलसीएम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दो तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 120 का करते हैं। दो छंग 12 0, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। हमने गुणनखंड कर लिया है, इसको लिखेंगे इस तरीके से। 2 गुणा 3 गुणा 1, 72 को लिखते हैं। 2 यहाँ पर कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार है 2। 3 यहाँ पर 2 बार है, 3 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2 एक बार है, 3 एक बार है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? 120 में 2 कितनी बार है? 1 2 3, 3 कितनी बार है? 1 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लिया है। अब हमें HCF और LCM निकालना है। तो HCF क्या होता है? जो चीज़ें सबके पास हो, जैसे 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर 5 है और इन दोनों के पास 5 नहीं है। तो यहाँ पर और HCF में क्या होता है? जो घात सबसे कम हो उसी को लिया जाता है। 2 की सबसे कम घात क्या है? 1। 3 की सबसे कम घात यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर 2 तिया 6 हो जाएगा इसका HCF। अब LCM निकालते हैं। LCM में यहाँ पर सभी संख्याओं को लिया जाता है। यहाँ पर 2 आ रहा है गुणनखंड में, 3 आ रहा है गुणनखंड में और 5 आ रहा है। 2, 3 और 5 के अलावा कोई भी संख्या इसमें नहीं आ रहा है। अब हाईएस्ट जो पावर लेना है, मतलब सबसे ज़्यादा पावर लेना है, तो 2 की घात 3 इसमें सबसे ज़्यादा है। अब 3 में 3 की सबसे ज़्यादा घात क्या है? 2 है, और 5 की सबसे ज़्यादा घात मतलब 1 ही है। गुणा करेंगे इसको। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 गुणा 5 और 1 से गुणा करेंगे वही चीज़ आ जाएगा। 8 9 72 गुणा 5, इसको गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 और 5 7 35 और 1 36, 360। तो 360 ये हमारा क्या है? LCM आ गया है। तो यहाँ पर हमने HCF और LCM दोनों निकाल लिया है। इसको एक बार इस तरीके से लिखेंगे हम। HCF हमारा कितना आ रहा है? 360 और LCM कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। लास्ट में इस तरीके से हम इसको बॉक्स में लिख सकते हैं। इसको हमें नीचे लिखना है, सबसे नीचे लिखना है बॉक्स में बंद करके। तो ये हमने HCF और LCM निकाल लिया है।
एक नोट करने वाला एक पॉइंट है, इसमें क्या है हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्या हैं। कितनी संख्या है, 6, 72 और 120, 3 संख्या है। तो इसमें जो यहाँ पर 2 संख्याओं का जो गुणनखंड है, ये जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला हमने ये देखा है, 2 संख्या को गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ये जो फॉर्मूला है ये 2 संख्याओं के लिए ही वैलिड है। यहाँ पर अगर 3 संख्या आ जाएगा तो ये यहाँ पर संतुष्ट नहीं होगा, मतलब इससे हम सॉल्व नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो 2 संख्याओं के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो 3 संख्या है उसके लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। 3 संख्या के लिए हमें ऐसे ही निकालना होगा। सो आज के वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज़ को इस वीडियो को शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।